अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रशिया और यूक्रेन दोनों के भी दरमियान में बढ़ता हुआ टेंशन और उस टेंशन का असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के हर मामले में, यानी दुनिया की इकोनॉमीज़ पर भी और बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, यानी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और दीगर चीज़ों पर भी ये जंग का असर ऐसे पड़ा है जिसकी वजह से फ़िलहाल पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है। जहाँ तक अब चूँकि मैं कॉमर्स का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तो इसका असर जो शेयर मार्केट्स के ऊपर और इसी तरह से जो है बाकी इकोनॉमीज़ और फाइनेंस के ऊपर जो पड़ा है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ। वो वीडियो सिर्फ हमारे लिंक पे क्लिक करके जितने लोगों ने अकाउंट ओपन किया था उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने हमारे शेयर मार्केट का जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक किया है, यानी ज्वाइन बटन बाय किया है, परचेस किया है, उन लोगों के लिए जो है वो एक्सेसिबल है, वो लोग उसको देख सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो तो कल रात में ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया था, लेकिन मैंने कहा कि कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो आप लोगों को भी दी जाए। बाकी शेयर मार्केट के लाइन से लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है या फिर फ़िलहाल जो है थोड़ा सा रुक जाना है, वो सारी बातें हमारे उस वीडियो में हैं। लेकिन अभी जो है मुझे सिर्फ पॉलिटिकली इस इशू को हाईलाइट करना है। फाइनेंशियली मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके वो वीडियो चैनल पे डाल चुका हूँ, जो सिर्फ ज्वाइन बटन वालों के लिए और हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करने वालों के लिए एक्सेसिबल है। अब आते हैं हम पॉलिटिकल इशू पे कि भाई ये मसला क्यों खड़ा हुआ और ये मसला क्यों चल रहा है। तो देखो, इस मसले की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और रशिया दोनों के भी दरमियान में दुनिया की सुपर पावर ताकत कहलवाने को लेकर एक टेंशन का माहौल चल रहा था। दोनों के भी दरमियान में, यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसा भी था 1960 और 1970 का जो पीरियड था, तो उस ज़माने के अंदर अमेरिका और रशिया में कभी भी, यानी जब कोल्ड वॉर का ज़माना चल रहा था, माहौल में ऐसा कभी भी लगता था कि रशिया अमेरिका के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर बम डाल सकता है, ऐसे ही अमेरिका रशिया के ऊपर, इस तरह का माहौल बना हुआ था। पूरे अमेरिका में जो है वो ज़माना डर के माहौल का कहलवाता है। इसी तरह से जो कोल्ड वॉर का ज़माना था, बहरहाल ज़माना अपने साथ में चलता गया और रशिया को उस ज़माने में जो है सोवियत यूनियन कहते थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के अंदर एक इनकलाब आया और सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और 15 मुल्क जो रशिया से अलग हो गए। 15 मुल्क, ये जितने भी मुल्क हैं ना, उसमें से बहुत सारे मुल्क वो आज यूरोप का हिस्सा है और बहुत सारे मुल्क जो है वो एशिया का हिस्सा है। अभी जैसे मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, जैसे लेथविया है, इसी तरह से यूक्रेन वगैरह है, ये सारे मुल्क वो यूरोप के अंदर है, क्योंकि रशिया आधा एशिया में है और आधा जो है वो यूरोप में है। तो इसलिए रशिया के ये सारे जो मुल्क टूटे हैं, इसमें से बहुत सारे मुल्क जो एशिया के थे, जैसे आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये यूरोप के बॉर्डर पे है, लेकिन दोनों भी जो है एशिया में है। उसके बाजू में तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और फिर उसके बाद में जो है हम आते हैं चाइना के बॉर्डर तक। यानी ये जितने भी सारे मुल्क हैं, ये सारे के सारे जो मुल्क है, ये भी उस ज़माने के अंदर रशिया से आज़ाद हुए 1991 में। अब उसके बाद रशिया का बॉर्डर एशिया में, आपको हैरत होगी, रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि मशरक़ी सिमत में, यानी ईस्ट में, रशिया का बॉर्डर जो है वो नॉर्थ कोरिया से मिलता है, कोरिया से। और ख़ाली मिलता नहीं है, बल्कि वहाँ से बाज़ाब्ता एक ट्रेन चलती है जो मॉस्को तक जाती है, और इसी तरह से चाइना से भी जो है रोज़ाना एक ट्रेन चलती है जो मॉस्को तक जाती है, आगे जर्मनी भी जाती है वो ट्रेन। तो इस तरह से जो है रशिया छोटा मुल्क नहीं है, पूरे ऊपर से मंगोलिया वगैरह को सब उसके बॉर्डर लगते हैं। अच्छा, फिर जो मगरिबी सिमत है रशिया की, मगरिबी सिमत के अंदर अमेरिका तक रशिया का बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया कहाँ है और कहाँ अमेरिका है, लेकिन वहाँ तक जो है रशिया का बॉर्डर है। और अमेरिका और रशिया के दरमियान में सिर्फ एक छोटा सा पानी का एक कैनल है, अगर उसको भर दिया जाए तो वो भी मिलेंगे। वैसे उस कैनल में भी जो है कुछ जजीरे ऐसे हैं, ये जजीरा जो है अमेरिका में है और ये जजीरा जो है वो रशिया में है, दोनों आमने सामने ही हैं एक दूसरे के।
तो रशिया इतना बड़ा मुल्क है, एक ज़माने में इतनी बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद 15 मुल्क जो रशिया से अलग 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 हो गए, उसमें से अक्सर जो मुल्क है वो मीडियम है, या जिसे हम लोग कहेंगे मिडल क्लास है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ मुल्क जो यूरोप से जुड़े हुए, जैसे सिर्फ मैं यूक्रेन की मिसाल दूंगा, यूक्रेन रशिया से भी ज़्यादा अमीर मुल्क बन चुका है। यूक्रेन की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। इसी तरह से यूक्रेन जो है, अब उसको नेटो जो देश है, नेटो यानी जो, जिसे मैं मोटी ज़ुबान में अगर आपको कहूँ तो सफ़े अव्वल के जो अकाबिर होते हैं, अकाबिरीन, यानी वो अकाबिर में जो है यूक्रेन को लेने की बात चल रही है कि भाई यूक्रेन को जो है, यानी अमेरिका उसको उस मकाम पे पहुंचाना चाहता है जहां पे आज अमेरिका है, जर्मनी है और यूके है, जापान है, रशिया है। यानी रशिया को गुस्सा इस चीज़ का है कि जो मेरा शागिर्द था और मेरा मुरीद था, अब वो पीर साहब से भी ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। उसका मकाम और मर्तबा पीर साहब से भी आगे निकलने का चक्कर है। तो इसके लिए फिर एक काम करो, अभी मुरीद को जो है दबाओ, उसको नीचे, उसकी पोजीशन को घटाओ, उसके मकाम और मर्तबे को घटाओ। तो इसके लिए रशिया ने क्या किया, पहले तो यूक्रेन का एक हिस्सा था, उसको क्रीमिया कहते हैं, 2014 में उसके ऊपर अटैक किया, हमला किया, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद में अभी रशिया से यूक्रेन का और कुछ हिस्सा मिलता है, जो यूक्रेन का मशरिकी और रशिया का मगरिबी हिस्सा है। यानी रशिया ने उसके ऊपर अभी ऑलरेडी आर्मी जो है वहाँ भेज दी हुई है। 1.25 लाख आर्मी जो है रशिया की, वो फ़िलहाल यूक्रेन के उस पूरे हिस्से को घेर कर खड़ी है। क्रीमिया तो 2014 में, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं साउथ कोरिया में था उस ज़माने में, यानी मेरा जब सफ़र हुआ था 2017 में, तो 2017 में यह क्रीमिया के मसले पे मेरी वो क्रीमिया के ख़ुद लोगों के साथ में इस मसले पे तफसीली बातचीत, यानी हमारा बाज़ाब्ता हम लोग कार में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ के कुछ लोग थे मेरे साथ में, हम एक ही कार में थे। तो मुझे जब पता चला, उन्होंने बताया कि हम लोग यूक्रेन से है और क्रीमिया, तो फिर मैंने उनसे वो डिटेल्स पूछे। मैं बोला भाई क्या मसला है ऐसा, क्रीमिया का कुछ पढ़ने के लिए आ रहा था। तब उन्होंने बताया कि क्रीमिया जो है वहाँ पे गैस के जो बहुत ज़्यादा ज़खायर है, बहुत बड़े बड़े ज़खायर है, और उन्हीं ज़खायर की वजह से यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और यूक्रेन जो है वो रशिया से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, जबकि वो एक ज़माने में रशिया का हिस्सा था। अब रशिया जो है हसद और जलन की आग में पूरी तरह से जल के काला, पीला, ऊदा, नीला, गुलाबी, लाल हो चुका है कि जो क्रीमिया की वजह से यूक्रेन को ये मकाम और मर्तबा मिला है, एक काम करो उसको अपने कब्ज़े में ले लो बोले वापस से। तो उसके लिए क्रीमिया को रशिया ने अपने कब्ज़े के अंदर ले लिया, वहाँ पे अपना आर्मी के अटैक और हमले वगैरह करा के, उसी वजह से जो दुनिया के G8 जिसे कहते हैं, यानी जो ग्रुप था दुनिया के ताकतवर 8 मुल्कों का, उससे बाहर कर दिया गया रशिया को उसी वक्त में। तो उसके बाद में जो है अब रशिया की नीयत में और खोट आई। उन्होंने कहा कि चलो क्रीमिया को तो लिए ही है, वैसा और आधा यूक्रेन अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, यूक्रेन को गरीब करना है बस, आगे नहीं। जैसे हमारे ज़माने में भी नहीं कि हसद और जलन की जब आग भड़क जाती है, आपने देखे होंगे बहुत सारे शागिर्द जब वो उस्ताद के भी बाप बन जाते हैं तो उस्ताद लोग ही उनकी टांग पकड़ना शुरू कर देते हैं। कहीं पे किसी की सनद जो है वो मनसूख कर दी जाती है, उन लोगों को लगता है भाई ये तो अपना बाप बन गया, तो फिर इसको अपने को अब्बा जान बोलना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन का मसला वैसा ही हुआ। यूक्रेन अगर नेटो देशों का हिस्सा बन जाता है, यानी उसको नेटो में ले लेते हैं, क्योंकि आज जो है पूरा अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है, तो रशिया को वो देखे नहीं जा रहा है। तो यूक्रेन को कमज़ोर करने के लिए उसका जो दर्जा है वो ख़त्म किया जाए यूरोपियन यूनियन का, उसको अपने कब्ज़े में अगर लेंगे तो वो यूरोपियन यूनियन का सवाल ही नहीं पैदा होता उसके बाद में फिर। तो इसके लिए अब क्या हो चुका है कि रशिया की तरफ से, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, अब देखो रशिया की जो आबादी है ना, रशिया की आबादी है सिर्फ 14.5 करोड़। रकबा चाहे रशिया का कितना भी हो, रशिया का रकबा जैसे मैंने आपको बताया 1 करोड़ 70 लाख किलोमीटर का रकबा है, दुनिया में सबसे बड़ा। लेकिन रशिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाइना रशिया के साथ में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रशिया और चाइना दोनों के बॉर्डर मिले हुए हैं। रोज़ाना एक ट्रेन चाइना के 2 शहरों से जाती है, एक बीजिंग से जाती है, दूसरी मेरे ख्याल से जो है
जो ये है शियान वगैरह, ऐसे और भी किसी शहर से जो है ऐसे रोज़ाना चाइना से ट्रेनें मुस्तकिल मास्को को जाती है। हालांकि मास्को को वहाँ से जाने तक 8 दिन लगते हैं ट्रेन में, लेकिन ट्रेन रोज़ाना चलती है और वो रोज़ाना ट्रेन वहाँ का सफ़र तय करती है। तो इस तरह से वो ट्रेन जो है पूरा कज़ाकिस्तान क्रॉस करती है, कज़ाकिस्तान होते हुए वो गुज़रती है। बहरहाल तो जो भी है, लेकिन रशिया और चाइना के ताल्लुकात इतने ज़्यादा आपस में मिले हुए हैं कि अगर रशिया को कुछ होता है तो पूरी चाइना अपनी आर्मी उतार देगा। अब चाइना के पास तो आर्मी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगर हम देखते हैं कि भाई चाइना, चलो रशिया के पास में अगर आर्मी जो है वो कम है, तो यहाँ पे चाइना जो है, चाइना के पास में जो है आर्मी की कोई कमी ही नहीं है। चाइना के पास में जो आर्मी जवान है चाइना के, वो 4,15,00,000 है। अब आप बताओ, रशिया की जितनी आबादी है उससे 3 गुना ज़्यादा तो चाइना के पास में आर्मी है। अब हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका के पास में 2,23,03,050, ये अमेरिकन आर्मी का फिगर है। इसी तरह से देखो, सबसे ज़्यादा जो आर्मी है वो इनके पास में ही है, चाइना के पास में ही है। अब चाइना के पास में जो है, जब आर्मी इतनी है उनके पास में, तो फिर उसके बाद में रशिया को डरने और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा चाइना रशिया के साथ होगा। अब अच्छा, चाइना अकेला नहीं रहेगा, उसके अलावा भी रशिया के दुनिया के और मुल्कों के साथ में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जो रशिया के दोस्त हैं। अब वो सब रशिया के साथ में जो कम्युनिस्ट जहन वाले और दोस्त हैं वो सब रशिया के साथ में आके खड़े हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो वर्ल्ड वॉर है उसके चांसेस पैदा हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पैदा होने के लिए कोई बड़ा हादसा होना ज़रूरी नहीं है। हैरत होंगी आपको, हैरत, जो पहला वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, वो सिर्फ एक 8 साल के बच्चे ने जो है फर्डिनेंड्स क्या है वो उसके ऊपर गोली चलाया था। बस वो एक वाक़ये की वजह से जो है उसके बाद में फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे भड़क गई। मेरा पूरा वीडियो है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वाक़या ज़ुहूर में आया था और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब देखा गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मरने वाले लोग थे 17 मिलियन लोग, यानी 1,70,00,000 लोग तो जंग से मारे गए। उसके अलावा तकरीबन जो है 5 करोड़ लोग जो है उसके बाद में वो लाशों की बदबू और गिलाज़त और उसकी वजह से जब पूरे यूरोप के अंदर जो है स्पेनिश फ्लू फैला तो 5 करोड़ लोग उसकी वजह से मर गए। कितने लोग मरे फिर? 6,70,00,000। और उसके अलावा भी जो इंजर्ड हुए थे करोड़ों में थे। यानी यूरोप की जो आबादी है ना, यूरोप की आबादी तकरीबन 10% आबादी पहले जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ख़त्म हो चुकी थी आपस की दुश्मनियों में, क्योंकि ये यूरोप के जो मुल्क है पूरी दुनिया को जो तहज़ीब व तमद्दुन बताते हैं उन लोगों में आपस में भी बहुत दुश्मनियाँ हैं। तो इसके लिए बहरहाल ये अलग टॉपिक है, मैं ये सारे टॉपिक पहले ले चुका हूँ, वो सब चैनल के ऊपर है मेरे। लेकिन अभी मुझे सिर्फ आपको इतना बताने का है कि ये जंग क्यों ऐसे हालात बने हैं। तो वो इसलिए बने हैं क्योंकि रशिया की नीयत में बिगाड़ आया। पीर साहब को लगा कि भाई मुरीद जो है वो अपनी ख़ुद की टपरी खोलने के चक्कर में है और उसका मकाम और मर्तबा अपने से ज़्यादा बढ़ रहा है, और बाकी जो बड़े बड़े पीर हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, उन्होंने मुरीद को अपने का लेवल में ले लिया है। तो फिर एक काम करो, मुरीद की खिलाफत, मुरीद की सनद सब मनसूख की जाती है ताकि मुरीद जो है पहले की तरह से मुरीद ही रहे, क्योंकि उसको नेटो का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा, यानी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये है मेन पूरे वाक़ये का ख़ुलासा। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल बातचीत वगैरह भी जारी है, तो कुछ ना कुछ हल इसका निकल जाएगा बग़ैर जंग के। क्योंकि अब जो जंग हुई तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली जो जंग अज़ीम हुई थी उसमें जो मैंने आपको बताया ना, पहली जो जंग अज़ीम हुई थी उसके अंदर जो है उसके अंदर तो मैंने आपको बताया 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 लोग मारे गए, और उसके बाद स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ लोग, और फिर जो इंजर्ड हुए अलग। लेकिन अगर हम सेकेंड का देखेंगे, यानी दूसरी जो जंग अज़ीम हुई, तो उसके अंदर वो और बढ़ गया मरने वालों का फिगर, और उसमें जो है 85 मिलियन मतलब आप सोचो 85 मिलियन मतलब 8,50,00,000 लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए। और
दुनिया का उस वक्त का जो पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था वो 3% जो है वो कम हो गया 1940 के अंदर, जो उन्होंने जो है उस वक्त उसको शुमार किया। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ऐसे हालात है देखो दुनिया के। तो उस टाइम पे तो न्यूक्लियर पावर का खाली एक मुल्क पे इस्तेमाल हुआ था, जापान के ऊपर। अब तो हालात उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है कि ऐसे ऐसे केमिकल बम आ चुके हैं, केमिकल वेपन्स ऐसे ऐसे आ चुके हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो न्यूक्लियर बम की और गोलियों की, वो 2 नाली की बंदूक का ज़माना तो रहा नहीं, उसको फूकने का, उसको साफ़ करने का और फिर उसमें 2 गोलियां डाल के जो है फिर निशाना लगाने का, वो ज़माना नहीं रहा हुआ है। अब आगे आ चुके हैं केमिकल वेपन्स। पूरा मुल्क बर्बाद करने के लिए जो है वैसे केमिकल वेपन्स आज आ चुके हैं। सांस के ज़रिए से लोग मर रहे हैं, हवा के ज़रिए से। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह जो है पूरी दुनिया के ऊपर खैर का मुआमला फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो है ये अकाबिर और असागिर का जो झगड़ा है, मैं बड़ा क्या तू बड़ा, अल्लाह भाई ये तकब्बुर, ये घमंड, ये अकड़, ये खबासत, ये गिलाज़त, ये गंदगियों से हमारी तमाम की हिफाजत फरमाए और हमको छोटा बनकर मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वैसे आजीज़ी तवाज़ो वाला बनकर हमको ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।